एसईओ, और ऑफ पेज में होता है व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड। ओके, ऑन जो पेज और ऑन ऑफ पेज, पेज में क्या डिफरेंस है? द टेक्निक ऑफ लाइक ऑन पेज वो होता है जिसमें जो एसईओ की ऐसी टेक्निक जो टर्न करा, जो ओवर मतलब विच इज टर्न ऑन ओवर वेब पेज, विच इज नोन एज ऑन पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ द टेक्निक ऑफ एसईओ विच इज डन विद द हेल्प ऑफ अदर वेबसाइट, मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू जो कराते हैं हम, वो ऑफ पेज होता है। ठीक है, और कुछ? सर इतना ही, बाकी तो सर आकांक्षा आप बताइए, बैकलिंक क्या होता है? हेलो जी, बैकलिंक का बताइए, बैकलिंक मतलब क्या होता है? सर क्वालिटी बैकलिंक ऐसा, क्वालिटी बैकलिंक जो हम वेबसाइट का कुछ क्वालिटी फैक्टर होता है। एक मिनट से, एक मिनट, आवाज दो दो आ रही है मुझे। हाँ सर, क्वालिटी बैकलिंक जिससे हम अपने वेबसाइट को मतलब रैंकिंग या उसकी स्कोरिंग देखते हैं, ऐसा कुछ। इसमें आपने 3 टाइप बताए थे, एक तो डीए बताया था, एक पीआर बताया था और एक पीए बताया था, पेज अथॉरिटी। इसके कुछ नंबर्स होते हैं, उसके बीच में इसकी रेंज होती है, तो स्कोरिंग के लिए आपने क्वालिटी फैक्टर के लिए बताया था ये। ठीक है, एक बार सभी का सुन लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। धवल आप बताइए, ऑफ पेज एसईओ क्यों करते हैं हम? सर ऑफ पेज एसईओ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमको दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की मदद मिल जाती है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से ज़्यादा मतलब ज़्यादा जिसमें ज़्यादा कंटेंट अच्छा हो, और बैकलिंक मतलब ये जो अच्छी वेबसाइट होती है उनको सपोर्ट करती है, तो वो होता है बैकलिंक। और ऑफ पेज एसईओ की जो प्रोसेस रहती है वो नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक के प्रोपोर्शनल रहती है, मतलब जितने ज़्यादा आपको सपोर्टेड वेबसाइट्स रहेगी आपका एसईओ उतना अच्छा होगा। ऑन पेज में कौन कौन सी टेक्निक आती है? ऑन पेज ऑन में सर पेज में क्या क्या है जो आप ऑन पेज को हम मान के चल रहे हैं कि ये मेरा ऑन पेज में आएगा, ये जो टेक्निक आप करोगे वो ऑन पेज में होगी? सर इसमें जो आपने जैसे टाइटल में, और टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में जो हम कीवर्ड पुट करते हैं, जैसे हमारा जो भी फोकस कीवर्ड होता है, या उसके थ्रू जो हम करते हैं, ऑन पेज एसईओ में जाता है। जैसा जो अपने खुद की वेबसाइट से अपन जो भी टाइटल चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से वो सब ऑन पेज। ठीक है। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक कैसे पता लगेगा हमें कि सामने वाली जो वेबसाइट है वो कितना क्वालिटी हेल्प हमें देगा या बैकलिंक हमें देगा? कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई आपको किस वेबसाइट से हेल्प लेना है, किससे नहीं लेना है? सर हम उनका एसईओ देख लेंगे, मतलब कि उनका मतलब रैंक कहाँ पे आ रही है, कौन से पेज पे, कौन सर से। इनकी जो आपने रेंज बताई थी, इसको एक बार चेक कर लेंगे कि इसकी रैंकिंग कितनी है। हाँ, इसका रैंकिंग फैक्टर हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है। सर हमने 3 लिखवाए थे, डोमेन अथॉरिटी, पेज रैंक, पेज अथॉरिटी, यही 3 क्वालिटी फैक्टर्स है। देखिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया एसईओ एक पूरी टेक्निक हो गई जिससे जो ट्रैफिक आपको मिलेगा वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। एसईओ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए किया जाता है। अगर कोई आपसे ये भी बोल रहा है कोई क्लाइंट कि भाई मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए सर्च इंजन से, तो वो इनडायरेक्टली आपसे एसईओ करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो इस पूरी टेक्निक को जो हम सर्च इंजन में अपने वेब पेजेस को रैंक करवाते हैं, देखो रैंक तो हम पेड से भी करवाएंगे, आगे चल के एसईएम भी आप पढ़ोगे तो रैंक तो वहां भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वहां पे हम इन और मतलब पेड ट्रैफिक के लिए बात करेंगे, वहां जब तक आप पैसा दोगे तब तक आपको ट्रैफिक मिलेगा, और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फ्री ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। तो फ्री वाली जो टेक्निक है या ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हम जब अपने वेब पेजेस को रैंक करवाते हैं आपके जो भी एसईआरपी या सर्च इंजन पे, तो उसको हमने एसईओ बोल दिया है। अब टेक्निकली हमने इसको क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑन पेज और ऑफ पेज। काम दोनों का सेम है, दोनों आपको मतलब एट लास्ट सिर्फ काम इतना कर रहे हैं कि आपके वेब पेजेस को रैंक करवा रहे हैं, बट टेक्निकली दोनों में जो आप एक्टिविटीज करोगे, जो भी आप टेक्निकल पार्ट करोगे उसमें उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो आप तो बस इतना ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट के अंदर जाके आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे कि आप चाह रहे हो कि ये रैंक हो जाए या सर्च इंजन पे आना स्टार्ट हो जाए, वो सारे ही आपके ऑन पेज में जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कीवर्ड से रिलेटेड होता है, जैसे कि टाइटल,
मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, कंटेंट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे के सारे कंटेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं आपके, सभी आप बिना सोचे समझे ऑन पेज में उसको लेकर आ सकते हैं। अब ऑन पेज को भी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसमें टेक्निकल एसईओ भी होता है। तो टेक्निकल एसईओ मतलब क्या हो गया, जो कोडिंग से रिलेटेड टास्क होगा, जो भी हम करेंगे भी एक दो टास्क आगे चल के, वो टेक्निकल एसईओ में आता है। तो ऑन पेज का एक पार्ट और होता है टेक्निकल एसईओ। तो कोडिंग से रिलेटेड कोई भी काम आप करोगे जो एल्गोरिथम में चेंजेस की बात करेगा, तो वो सारा की सारा आपका टेक्निकल एसईओ में आएगा। और जो जैसे टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, अब ये तो कोडिंग से रिलेटेड है नहीं, नॉन टेक हम काम कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारा आपका कोर उसमें चले जाएगा ऑन पेज में। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी ऑफ पेज। ऑन पेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। कीवर्ड रिसर्च करना, फिर उसमें कीवर्ड कैसे लगाना है, टाइटल में पहले लगाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में बाद में लगाना है, सीक्वेंस ऑफ सर्चिंग वगैरह, जो भी हम फर्स्ट डे से जो जितने भी सेशन मैंने आपको बताए थे वो सारे ही ऑन पेज के ही चल रहे थे इनडायरेक्टली हमारे, बट अब आप उसको ऑन पेज में रख सकते हैं। अब ऑफ पेज का जो मैंने आपको बताया वो चीज आप फिर से समझिए कि ऑफ पेज हम क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट होती है, इनका सभी का क्रॉलिंग स्पीड अलग अलग होता है। क्रॉलिंग स्पीड मतलब कि सर्च इंजन उसको कितना क्वालिटी ट्रीट कर रहा है। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया कि आपने एक वेबसाइट बनाई जो कि अभी बनाई है, ये जॉब पार्थ करके, ये नया वेबसाइट है, आपको भी पता है, आपने 4 दिन पहले ही बनाया है, तो अभी ये सर्च इंजन पे तो आएगा नहीं इतनी जल्दी। अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया जॉब वैकेंसी इन इंडिया, तो आपका वेबसाइट नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ कि उसकी क्रॉलिंग स्पीड बहुत कम है। लेकिन मैं यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, टॉप सोशल नेटवर्किंग साइट, और फेसबुक सबसे टॉप पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? रीजन उसकी क्रॉलिंग स्पीड ज्यादा है। तो भाई हमारी वेबसाइट को भी हमें रैंक करवाने के लिए उसकी क्रॉलिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब क्रॉलिंग स्पीड कैसे बढ़ाएंगे हम, कि अब अगर मैं फेसबुक का जो क्रॉलिंग स्पीड है और मेरी वेबसाइट का जो क्रॉलिंग स्पीड है, उससे मैं हेल्प ले सकता हूँ। कैसे लेंगे हेल्प, कि हम अपनी वेबसाइट को अगर, या अपने वेबसाइट के कंटेंट को मैं अगर फेसबुक पे सबमिट कर दूं, मतलब फेसबुक के डेटाबेस में कहीं भी मेरा यूआरएल आ जाए, जैसे सपोज मेरा यूआरएल यहाँ पे है, इस पोस्ट में है, लेकिन किसकी यूआर किस में है, मतलब इसके कंटेंट में हमने अपना कंटेंट दे दिया, लेकिन यूआरएल तो हम फेसबुक का देख रहे हैं। तो जब सर्च इंजन फेसबुक को क्रॉल करेगा, तो साथ में आपका कंटेंट भी तो क्रॉल होगा, आपकी यूआरएल भी तो क्रॉल होगी, आपका जो भी है पेज का डाटा जो है वो भी क्रॉल होगा, लेकिन किसकी क्रॉलिंग स्पीड से? फेसबुक की क्रॉलिंग स्पीड से। और फेसबुक की क्रॉलिंग स्पीड पहले से ज्यादा है, तो इसलिए फिर हमारा भी जो क्रॉल स्पीड है वो बढ़ता जाता है। तो ये तो एक बात हुई फ्लिपकार्ट की। अब हम ऐसी दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, उस पे करेंगे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट पे हम जाते रहेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला है कि हम दूसरी वेबसाइट से हेल्प ले रहे हैं, और उस हेल्प को हमने टेक्निकली बैकलिंक का नाम दिया है। बैकलिंक, तो किसी भी वेबसाइट से आपको ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ एक ही काम करना होता है, बैकलिंक आपको जनरेट करनी होती है। तो उसको हमने क्या टेक्निकली बैकलिंक बोल दिया है। तो जितनी नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक, मतलब जितनी अच्छी वेबसाइट से आप हेल्प लोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि जॉब पार्थ तो एक नई वेबसाइट है, इसी के साथ में एक और वेबसाइट है वो भी 4-5 दिन पहले ही बनी है, अब उससे जाके आप हेल्प ले रहे हो। हेल्प देगा वो आपको, बैकलिंक भी आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, वो उतनी क्वालिटी बैकलिंक नहीं होगी आपके लिए। तो 1000 छोटी वेबसाइट से हेल्प लेने से अच्छा है कि एक बड़ी वेबसाइट से हम ले लें, बात एक ही है। ओके, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज कि हमें कैसे पता लगेगा, फेसबुक तो ठीक है, वेल नोन वेबसाइट है, आप जानते हैं उसको पहले से, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होंगी जिनको आप जानते भी नहीं हो। तो उसके लिए हमने फिर यहाँ पे यूनिट कुछ क्वालिटी फैक्टर्स की बात की थी। जैसे मैंने आपको पहला बताया, पीआर वैल्यू, पेज रैंक वैल्यू। ये क्या करता है, ये इसकी जो रेंज होती है 0 से 10 तक होती है। ओके, तो आपको पीआर वैल्यू चेक करके ये पता लगाना है कि सामने वाली वेबसाइट कितना क्वालिटी वेबसाइट है। अब पीआर वैल्यू का जो चेंजिंग फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी हमें पता होना चाहिए, सबका अपना अपना रहता है। ट्रैफिक पे डिपेंड करता है ये। तो अगर ये आपने नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना, वहाँ पे कहीं भी मेंशन कर लेना, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, कि जिन वेबसाइट का जितना ज्यादा ट्रैफिक होता है उतना ही उसका पीआर वैल्यू अपनी वैल्यू चेंज करता है। सर हम्म इसमें जैसे जैसे अगर जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट वाले जो हमें एड्स आते हैं सोशल मीडिया पे, तो फिर वो सब ऑफ पेज एसईओ में जाएगा ऐसा? एडवर्टाइजमेंट जैसे नहीं जाएगा, एडवर्टाइजमेंट शायद वो पेड में चले गया ना। जो बैकलिंक है अच्छा वो अच्छा। सिर्फ एसईओ में रहेगी। आप बोल सकते हो उसको इनडायरेक्टली, लेकिन हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैकलिंक होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए की जाती है, तो वो नहीं आएगा इसमें।
तो मतलब भाई, जैसे मैंने अगर फेसबुक पे अपना मतलब मेरी कंपनी का अगर कोई पेज बनाया और मैंने अपनी कंपनी का यूआरएल उसमें कनेक्ट किया, तो उसको बैकलिंक बोलेंगे, वो ऐसा? बैक नहीं, हाँ अभी बोल सकते हैं, प्रोसेस है ये, अभी बैकलिंक मिलना नहीं मिलना अभी तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल फंड है, अभी आपको क्लियर करने पड़ेंगे अपने। मतलब ओके सिर्फ ओके। सबमिशन करना कि भाई आपके पास एक वेबसाइट है आपकी कंपनी की, और आपने अपनी कंपनी का फेसबुक पे एक पेज बनाया और अपनी कंपनी की वेबसाइट का यूआरएल अपने पेज पे यहाँ पे रख दिया और ये आपको दिख गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बैकलिंक मिल गया। अब बैकलिंक मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए भी अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ बैकलिंक लेने के लिए एक प्रोसेस है। सर ठीक है सर। सर इसमें जैसे कि किसी भी पोस्ट में अपना यूआरएल मतलब कॉपी कर देंगे तो फेसबुक के डेटाबेस में वो क्रॉल होगा, तो इससे हमारा मतलब कैसे होगा बेनिफिट? भाई देखो, आप मुझे बताइए, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वेब मास्टर, ठीक है। वेब मास्टर पे मैंने आपको 2-3 स्टेप बताई थी, फेचिंग, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। सबसे पहले आपने क्या किया था, अपनी वेबसाइट को सबमिट किया था तो उसको हमने बोला फेचिंग। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा था, आपके जो पेजेस हैं उनको अपने सर्वर पे डाउनलोड कर रहा था, जिसको हमने बोला था क्रॉलिंग। और मैंने आपको बोला भी था क्रॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्च इंजन का। क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि उसने आपके पूरे वेब पेजेस को, अब वेब पेजेस है क्या, कुछ भी नहीं, आपके टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, इवन आपका हर एक टेक्स्ट जो होता है वो वेब पेज होता है। ओके, तो उसने अपने सर्वर में डाउनलोड कर लिया, तो भाई इसका भी तो वेब मास्टर होगा, इसके पेजेस को भी तो गूगल सर्वर में डाउनलोड करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था कि जितनी बार यूआरएल चेंज होती है उतना ही आपके नंबर ऑफ टाइम्स पेजेस बढ़ते हैं। तो फेसबुक ने स्लैश लगा के फ्लिपकार्ट यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर यूआरएल है जिसको, जो फ्लिपकार्ट के पेज की यूआरएल है। ओके, तो आपने क्या किया, इस पेज में अपना यूआरएल यहाँ कंटेंट में रख दिया, तो जब गूगल इसको अपने सर्वर पे डाउनलोड करेगा तो आपके कंटेंट को भी तो डाउनलोड करेगा यस सर। साथ में। तो एक तरह से उसने रेफरेंस दिया है कि भाई हमने आपकी वेबसाइट को वहां से भी डाउनलोड किया है, उस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया। जैसे यहाँ देख रहे हो आप डेस्टिनेशन, यहाँ लिखा है flipkart.com, तो ये 100% flipkart.com को facebook.com का यूआरएल बैकलिंक मिल गया होगा। तो ये सब चीजें आपको तो पीआर वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको एक टूल यूज करना है, पीआर prchecker.info। देखिए, आप अपनी जिस वेबसाइट से भी आप हेल्प लेने वाले हैं उसका होम यूआरएल कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे दे दें इसको, देन गो फॉर चेक पीआर। देखिए 9 है ये, मतलब फेसबुक की आउट ऑफ 10 9 पीआर वैल्यू है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पीआर वैल्यू होना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब जिन वेबसाइट का पर डे का मोर देन 2 लाख ट्रैफिक है, मतलब 2 लाख से ज्यादा विजिटर्स पर डे उसके पास आ रहे हैं, तब जाके उसको एक पीआर वैल्यू मिलती है। और 1 से 2 हो रहा है, मतलब 3 गुना बढ़ रहा है वो, 6 लाख तो ट्रैफिक। तो आप सोच सकते हैं इसका 9 पीआर वैल्यू है तो उसका पर डे का ट्रैफिक कितना होगा इसकी वेबसाइट का। ओके, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मैंने आपको बताया था डीए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी मतलब कि आपका जो डोमेन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब डोमेन किस पे डिपेंड करेगा, मतलब जैसे डीए है तो मैंने आपको उसकी रेंज तो बताई दी थी 0 से 100 तक। तो अब उसका जो वैल्यू चेंजिंग फैक्टर है कि भाई डीए कैसे बढ़ाना है या कैसे होगा, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो डोमेन की एज, जिस पे ये डिपेंड करेगा, नोट कर लेना। डीए किस पे डिपेंड करता है, डोमेन एज। सेकंड, नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक, मतलब उस डोमेन के साथ भी कितनी क्वालिटी बैकलिंक है। भाई जैसे आज आप उससे हेल्प ले रहे हो तो आपको वो बैकलिंक दे रहा है, कल को जब उसने अपना स्टार्ट किया होगा तो वो भी तो बैकलिंक ले रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक और डोमेनेज, ये दो चीजों पे आपका डीए डिपेंड करता है कि उसका जो डीए है वो कितना है।
डोमेन की एज क्या हुई सर? ठीक है, ये हो गया हमारा। एक होता है पीए, दोनों को साथ में बता देता हूँ। पीए मतलब होता है पेज अथॉरिटी। तो डोमेन का मतलब पूरे वेबसाइट का डोमेन। मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। जैसे कि अब मेरा मेन डोमेन क्या है, jobpathcloudaccess.host, या इधर मैंने देखा तो मेरा मेन डोमेन क्या है, facebook.com। ये मेन रूट डोमेन है हमारा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, हर बार नया नया पेज बन रहा है। जैसे स्लैश फ्लिपकार्ट बन गया, या मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया तो ये कुछ अलग पेज बना दिया इसने, ऐसे करके। तो जितनी बार यूआरएल चेंज हो रही है, नंबर ऑफ पेजेस बन रहे हैं। तो हर पेज का भी अपना एक क्वालिटी होता है। जैसे इस पेज का पीए अलग होगा, होम पेज का अलग होगा, या किसी और पेज का, तो हर पेज की भी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, जिसको हम पीए बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, सेम प्रोसेस, पेज का एज कितना है और पेज के साथ कितनी लिंक्स हैं, क्वालिटी लिंक्स है। ध्यान रखना, मैंने बैकलिंक नहीं बोला, पेज में लिंक्स होती हैं, डोमेन पे बैकलिंक होती है। तो पेज लिंक्स और पेज की एज क्या है। अब डी और पीए चेक करने के लिए आपको एक ही टूल यूज करना है, दोनों का काम हो जाएगा। आपको एक एक्सटेंशन लगाना है अपने ब्राउजर के अंदर। एक्सटेंशन का नाम है मोज बार क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम में लगा लीजिएगा अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं। मोज बार करके नाम है इसका। मैंने डायरेक्टली लिख दिया मोज बार क्रोम एक्सटेंशन, और आप इसको ओपन कर लें। यहाँ से एक्सटेंशन आप लोग लगा ही लेते हो ब्राउजर में, ऐड टू क्रोम कर देना, डाउनलोड होके अपने आप लग जाएगा। और इसको फिर यूज कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पे मेरे ब्राउजर में लग गया। तो जिस भी वेबसाइट का आपको डीएपीए चेक करना है, जैसे मुझे फेसबुक का करना है, तो मैं उसको वहां पे लॉन्च कर दूंगा इस पर क्लिक करके। देखिए, तो ये मुझे इसका डीए और पीए दोनों बता देगा। आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है इसमें। अकाउंट क्रिएट कर लेना आप लोग पहले, मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। क्रिएट अकाउंट का आपके में से ऑप्शन आएगा, क्रिएट अकाउंट। देखिए, इसका डीए है 79 और सॉरी 96 और पीए है 79। तो वो हर वेबसाइट जिनका डीए 20 प्लस होता है, वो सारी ही वेबसाइट स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। मतलब उनका डोमेन काफी स्ट्रॉन्ग डोमेन होता है, आप बैकलिंक उनसे ले सकते हैं। इवन आपकी खुद की वेबसाइट भी, उसका भी 20 प्लस होना चाहिए। और स्पैम स्कोर भी हमें देखना है कि जिस वेबसाइट से हम हेल्प ले रहे हैं उसका स्पैम स्कोर ज्यादा तो नहीं है। तो 10% से ज्यादा स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हेल्प आपको नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाती है। स्पैम स्कोर मतलब कि वो वेबसाइट ने बहुत ज्यादा रोबोटिक्स काम किया हुआ है, अगर आप उससे हेल्प लोगे तो आपको भी स्पैम, आपके डोमेन का भी स्पैम स्कोर बढ़ेगा। तो इसका मतलब, अब जैसे किसी वेबसाइट का डीए 90 है लेकिन उसका स्पैम स्कोर 20-30 प्लस जा रहा है, तो मतलब वो एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑटो वर्क करती है। ऑटो वर्क मतलब कि होता है ना, जैसे बहुत सारी वेबसाइट में अपने आप चल रही हैं, स्ट्रीमिंग हो रही है, या फिर वो उन्होंने गलत वेबसाइट से जाके बैकलिंक ले लिया, जो इलीगल प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं उनसे आपने बैकलिंक ले लिया। तो ये भी हमें, ये सब चीजें भी हमें आगे चल के ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो देखिए, अभी फेसबुक का काफी अच्छा है, 1% से ज्यादा स्पैम स्कोर नहीं है उसके पास। तो इसमें आपको पीआर और पीए देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ डीए के हिसाब से अपना जजमेंट ले सकते हो कि आपको किससे बैकलिंक लेना है, किससे नहीं लेना है। बट नॉलेज हमें तीनों का होना चाहिए। तो सिर्फ आप अपना डीए देखें और डीए के हिसाब से कर सकते हो। अब जो सेकंड केस मैंने आपको बताया कि किसी वेबसाइट पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो वो मुझे बैकलिंक देगा या नहीं देगा। सिर्फ सबमिशन करने से आपको बैकलिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब किस पे डिपेंड करेगा कोई भी वेबसाइट आपको बैकलिंक देगा या नहीं देगा। जैसे अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई हमने सबमिट किया तो हमें बैकलिंक मिल गया, नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, कि सामने वाला डू फॉलो एक्सेप्ट कर रहा है या नो फॉलो एक्सेप्ट कर रहा है।
तो आप लिखिए इसमें बैकलिंक के दो टाइप होते हैं, एक होता है डू फॉलो और एक होता है नो फॉलो। मैं टाइप कर देता हूँ, डू फॉलो, नो फॉलो। तो डू फॉलो वाले केस में कोई भी वेबसाइट आपको बैकलिंक रिवर्ट करेगा और नो फॉलो के केस में बैकलिंक रिवर्ट नहीं करेगा। अगर आपको डू फॉलो सबमिशन ले रहा है, कोई वेबसाइट अगर डू फॉलो सबमिशन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बैकलिंक आपको रिवर्ट करेगा, और जो नो फॉलो सबमिशन एक्सेप्ट कर रहा है वो आपको बैकलिंक रिवर्ट नहीं करेगा। अच्छा सर, इसमें इसका मतलब वही है कि जो बैकलिंक के लिए हमने किया उसने हमको दिया या नहीं दिया, ऐसा कुछ है क्या? एग्जैक्टली जैसे अभी आपने बोला था कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सबमिशन कर दिया या सबमिट कर दिया फेसबुक के पेज पे, लेकिन सबमिशन करने से तो आपको बैकलिंक नहीं मिल जाएगा। अब वो बैकलिंक देगा या नहीं देगा ये मैं कैसे जज करूंगा कि भाई जो फेसबुक है मैं उस पर सबमिशन कर रहा हूँ तो ये बैकलिंक हमें देगा या नहीं देगा। तो अगर वो डू फॉलो सबमिशन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो आपको बैकलिंक देगा, और अगर वो नो फॉलो सबमिशन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो आपको बैकलिंक नहीं देगा। अब हमें पता कैसे लगेगा कि सामने वाली वेबसाइट डू फॉलो है या नो फॉलो, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे एक एग्जांपल के लिए इतना लिख लिया ना, सभी ना हो गया। मैंने यहाँ पे टाइप किया फ्लिपकार्ट। देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे देखो एक कीवर्ड टाइप किया गूगल पे जाके फ्लिपकार्ट, तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दिख रहा है, ये हमें क्लियर हुआ, चलो ठीक है फ्लिपकार्ट का वेबसाइट आ गया। लेकिन नीचे आप देखिए आपको फेसबुक दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको यूट्यूब दिख रहा है या फिर ट्विटर दिख रहा है, क्रंच बेस दिख रहा है। तो इनको तो हमने टाइप किया ही नहीं, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म पे जाके सबमिशन किया है, और ऐसे कितने सबमिशन इसके मैच खा रहे हैं कहीं ना कहीं, इतने सारे। देखो तो ये इसने भी कहीं ना कहीं क्या किया है, बैकलिंक के लिए इन प्लेटफॉर्म पे जाके अपना वेब पेज को सबमिट किया है। तो गूगल क्या कर रहा है, वहां वहां से कीवर्ड निकाल रहा है जिस जिस जगह से उसको मिल रहे हैं। देखो ट्विटर भी आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, विकीपीडिया आ गया। अब सपोज जैसे मुझे पता लगाना है कि wikipedia.org वाला जो डोमेन है उसने फेसबुक को बैकलिंक दिया या नहीं दिया। यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि उसने बैकलिंक दिया कि नहीं दिया। अब हम कंफर्म करेंगे इसको। यहाँ से मैंने इसको ओपन करके देखा तो यहाँ देखिए उसका एक सबमिशन आपको दिख रहा है, ये रहा, ये पूरा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यूआरएल देखनी है जो इसके डोमेन के साथ उसने अपनी यूआरएल लिंक की है। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है flipkart.com। कैसे पता लगा? हाइपर लिंक। मैंने एचटीएमएल में आपको बताया था कि एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। तो wikipedia.org से अगर यूजर क्लिक करके flipkart.com पे जा रहा है, दैट मीन्स वो यूआरएल है उसकी, उसके उसने एक हाइपर लिंक क्रिएट किए इसके पेज पे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ flipkart.com पे क्लिक किया और वो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है flipkart.com पे। ओके, तो अब मुझे एग्जैक्टली ये पता लगाना है कि इसने इसको बैकलिंक दिया या नहीं दिया फ्लिपकार्ट को। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देंगे। यहाँ से इंस्पेक्ट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, माउस रख के। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, नो फॉलो। इसका मतलब उसने फ्लिपकार्ट को बैकलिंक नहीं दिया। सबमिशन हुआ है लेकिन बैकलिंक नहीं दिया। अब उसको नहीं दिया तो हमें भी नहीं देगा। वहां कोई पर्सन तो बैठा नहीं है कि नहीं भाई इसको दे दो उसको मत दो। तो उन्होंने एक बार टेक्निकल कोडिंग कर दी। अब जितने लोग भी उनके डोमेन से लिंक करेंगे उनको सबको वो नो फॉलो में सेट करेगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि सामने वाले ने उसको बैकलिंक दिया या नहीं दिया। अभी तो मैं मैन्युअली चेक करना बता रहा हूँ, आगे टूल से भी आपको हेल्प मिलेगी तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्टली नो फॉलो। सर उसको अगर बैकलिंक नहीं दिया लेकिन तो उससे गूगल ने शो तो कर ही दिया फ्लिपकार्ट के साथ, देखो फ्लिपकार्ट का मैंने नाम आपको क्या बताया, बैकलिंक मिलना एक अलग बात है। गूगल क्या करता है, गूगल कीवर्ड मैच करता है भाई। उसको जहां जहां वो टेक्स्ट मिलेंगे, वो टेक्स्ट जहां जहां भी उसको मिल रहे हैं उन सब रिजल्ट को वो लेके आ रहा है। इसको बैकलिंक नहीं बोलेंगे। बैकलिंक किसको बोलेंगे, जो डोमेन के साथ लिंक होगा। आ रहा समझ में? तो कीवर्ड गूगल कीवर्ड के हिसाब से चलता है कि भाई आपने एक फ्लिपकार्ट नाम का कीवर्ड टाइप किया, उसको जिस जिस डोमेन पे वो कीवर्ड मिल गया वो सारे डोमेन वो लेके आ गया यहाँ पे।
जहां भी मिल रहा है। बट बैकलिंक सामने वाले ने दिया या नहीं दिया वो आपको इस पे डिपेंड करेगा कि वो डू फॉलो सबमिशन एक्सेप्ट किया है उसने, नो फॉलो। तो विकिपीडिया ने नो फॉलो सबमिशन एक्सेप्ट किया है किसका, फ्लिपकार्ट का। तो जब फ्लिपकार्ट का नो फॉलो किया है तो आप भी करोगे तो आपका भी नो फॉलो ही करेगा। पूछना है किसी को कुछ? बैकलिंक मतलब अगर अपन ने उस लिंक पे क्लिक किया तो डायरेक्ट मेरे को फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पे वो फॉरवर्ड कर दे। हाँ, तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि भाई ऑफ पेज एसईओ हम करेंगे, किसी भी वेबसाइट से हेल्प लेंगे, उसमें अपने कंटेंट को सबमिट करेंगे। तो कौन सा कंटेंट है जो हमें सबमिशन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ऐसी नहीं कि अपन ने कुछ भी जाके सबमिशन कर दिया। तो वो कंटेंट जिससे हमें एग्जैक्टली बैकलिंक मिलती है अगर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके सबमिट करते हैं, वो आप लिख लीजिए, कंटेंट टू बी सबमिटेड इन ऑफ पेज एसईओ। रिपीट कर। कंटेंट टू बी सबमिटेड इन ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ करने के लिए कौन सा कंटेंट है जो हमें, भाई मैंने अभी आपको बताया कि हमें दूसरी वेबसाइट पे जाके कंटेंट को सबमिट करना है अपने, ताकि हमें हेल्प मिल सके। तो वो क्या सबमिट करना है, वो सब चीजें आप लिखो उसमें। सबसे पहले लिखिए टाइटल, सेकंड यूआरएल, यूआरएल पे स्टार लगा लेना, इसके बिना बैकलिंक आपको नहीं मिलेगा। यूआरएल, थर्ड लिखिए मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, फोर्थ लिखिए कंटेंट, एंड लास्ट लिखिए टैग स्लैश कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये कंटेंट आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके सबमिशन करना है। भाई हमने किया क्या, हमने वो पूरा सेक्शन ले लिया जहाँ पे हम लोग कीवर्ड लगाते हैं। टाइटल में मैंने आपको बताया था हम कीवर्ड लगाते हैं, यूआरएल में कीवर्ड लगाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में हम कीवर्ड लगाते हैं, यूआरएल में कीवर्ड लगाते हैं। तो सब कुछ तो ले लिया आपने, पूरा पेज ही आ गया आपका उठ के। ओके, तो बस यही चीज आपको यहाँ पे सबमिशन करना है। देखो मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने विकिपीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक पेज क्रिएट किया। तो यहाँ टाइटल देखिए इसका, ये टाइटल हो गया, ये कंटेंट हो गया पूरा की पूरा। यूआरएल कहाँ थी जिसपे मैंने अभी आपको वो करके बताया था इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये आपका यूआरएल आ गया इसका। तो यही चीज आपको करना है। तो आपको उसके प्लेटफॉर्म पे जाके एक नया पेज क्रिएट करना है। देखो आपने किया कुछ भी नहीं, एक नया पेज क्रिएट कर दिया। जब भी आप, जैसे क्या होता है आप लोग फेसबुक पे जाके अकाउंट बनाते हो, अपनी प्रोफाइल बनाते हो, तो आप यहाँ पे देखना कि आपके नाम का एक यूजर नेम बना देता है वो। तो वो क्या है, आपका एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज बना दिया उसने कि ये आपका एक यूनिक पेज है। तो जैसे आप विकिपीडिया पे जाके सबमिशन कर रहे हो, तो विकिपीडिया ने क्या किया, फ्लिपकार्ट का एक यूनिक पेज बना दिया। अब ये पेज ऑफिशियली किसका हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया। तो पेज ही है। जब आपने वेब मास्टर पे अपनी वेबसाइट को सबमिट किया था तो मैंने बोला साइट मैप बना दो। साइट मैप क्या कर रहा था कि जैसे ही आप कोई नया पेज बना रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिक अपने सर्वर में डाउनलोड कर रहा है। तो भाई आपने किया क्या, आपने टेक्निकली वही तो किया, विकिपीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके फ्लिपकार्ट का एक पेज बना दिया। अब जैसे सर्च इंजन को पता लगेगा कि एक नया पेज जनरेट हुआ है, तो वो तो इस पेज को अपने सर्वर में डाउनलोड करेगा। लेकिन डाउनलोड करेगा किसको, इस पे जो आपने लिखा है उसको, आपके कीवर्ड को डाउनलोड कर लेगा, आपके कंटेंट को डाउनलोड कर लेगा। तो ये वही चीज हो रही है पूरी। तो चीजों को बस आपको कनेक्ट करना है। ओके, रटना कुछ भी नहीं है। किसी कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब डू फॉलो और नो फॉलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो देखिए आप। अब देखो होता ये है कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा आपके, मैंने आपको बोला था कि क्रॉलिंग मतलब कि आपका जितना भी कंटेंट है गूगल अपने सर्वर में डाउनलोड करेगा। तो वो कैसे करता है, हर एक टेक्स्ट को अपने सर्वर में डाउनलोड करेगा। जैसे सबसे पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, इस तरीके से पूरी प्रोसेस आपकी धीरे धीरे चल रही है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, मतलब यूआरएल वाले सेक्शन में, तो अब आप देख रहे हो उसके पीछे एक पेज है, एक वेबसाइट है पूरी की पूरी। तो डू फॉलो नो फॉलो का मतलब ये होता है कि गूगल आपसे परमिशन मांग रहा है कि इसके पीछे जो यूआरएल है वो एक पूरी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को भी क्रॉल करना है या नहीं करना है। तो अगर मैंने यहाँ डू फॉलो कर लिया तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे विकिपीडिया को तो क्रॉल कर ही रहा है, मतलब आपको आपके जो कंटेंट है उसको तो डाउनलोड कर ही रहा है, प्लस इसी के साथ में आपकी जो वेबसाइट है उसको फिर से पूरा डाउनलोड कर लेगा। एक तो आपके यहाँ से कर रहा है वो,
भाई आपने वेब मास्टर बनाया था, वहां से तो उसने डाउनलोड कर ही लिया, लेकिन आपने क्या किया, विकिपीडिया से फिर से करवा दिया, तो उसने आपको एक रेफरेंस दे दिया कि हमने आपकी वेबसाइट को इस डोमेन से फिर से क्रॉल किया, तो उसको हमने बोल दिया है बैकलिंक। तो अब मुझे नहीं करवाना है तो मैंने नो फॉलो लगा दिया, तो नो फॉलो से क्या हो जाएगा कि सर्च इंजन को आपने ये बता दिया कि भाई आप टेक्स्ट ले लो लेकिन इसके पीछे की जो यूआरएल है उसको स्किप कर दो, तो उसका मतलब होता है नो फॉलो। अब क्लियर हो गया टेक्निकल पार्ट? के ऊपर से निकल गया? अगर आप फ्लिपकार्ट में क्लिक करेंगे तो वो पूछा ही देगा उस साइट पे, डायरेक्ट नहीं पूछाएगा एक बस एक नहीं नहीं, रीडायरेक्शन अलग है, देखो आप उसको मिक्स मत करो। मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ये एक टेक्निकल पार्ट है जिसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। इसके लिए डू फॉलो नो फॉलो की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डू फॉलो नो फॉलो जो है वो सिर्फ सर्च इंजन के लिए है, कि सर्च इंजन जो अपने सर्वर में कंटेंट को डाउनलोड कर रहा है, इसको पूरे को डाउनलोड कर रहा है, और जैसे ही वो आपकी इस यूआरएल पे आता है तो वो आपसे परमिशन ले रहा है कि इसके पीछे जो वेबसाइट है flipkart.com उसको डाउनलोड करना है सर्वर में या नहीं करना है, क्योंकि वो तो पहले भी ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है ना आपके वेब मास्टर से, तो वो एक बार यहाँ से फिर से डाउनलोड कर देगा। तो क्रॉलिंग क्या हो जाएगी आपकी, 2 टाइम्स हो जाएगी, एक तो आपके वेब मास्टर से हो रही है और एक इसके वेब मास्टर से हो रही है। आ रहा है समझ में? तो सिर्फ उसके पीछे जो डाटा है या उसके जो वेबसाइट है उसको सर्वर में डाउनलोड करना है या नहीं करना। आप नो फॉलो लगाओगे तब ऐसा नहीं होगा कि वो वेबसाइट पे जाएगा ही नहीं या यूजर को वेबसाइट दिखेगी नहीं, वो अलग चीज हो गई। यस सर। ठीक है सर, ये मतलब कि हमारे पीछे की जो यूआरएल है जब उस पे क्लिक करें तो पूरी वेबसाइट मतलब खुल। हाँ मतलब यूआरएल मतलब क्या है, आपकी पूरी वेबसाइट ही तो है भाई। मैंने किसी टेक्स्ट के पीछे flipkart.com का यूआरएल लगाया, तो flipkart.com है क्या, एक पूरा वेब पेज है जिसमें आपको यहाँ पे इतने सारे कंटेंट दिख रहे हैं। तो अब वो क्या करेगा, ये पूरे वेब पेज पे आएगा तो ये जितने भी कंटेंट या इमेजेस ये सब आपको जो दिख रही है वो इनको भी डाउनलोड कर लेगा अपने सर्वर में। तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भाई। आपका जो डोमेन को अगर वो क्रॉल करेगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि वेबसाइट में जो होता है वो कंटेंट होता है मेन, कंटेंट में इमेजेस वगैरह या टेक्स्ट वगैरह जो भी हमने लिखा है सबको डाउनलोड कर लेगा वो। ठीक है सर, ये तो अब ये जो प्रोसेस है हाइपरलिंक वाली, मैं आपको फिर से देखो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होने की जो प्रोसेस होती है, जैसे इसने किया है www.flipkart.com, ये विजिबल टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये ओनली फ्लिपकार्ट भी लिख सकता था यहाँ पे। तो कैसे करते हैं हम हाइपरलिंक, मैंने उसके लिए आपको बताया था एंकर टैग। देखो इसने ऐसे किया होगा, ये एंकर टैग, ठीक है। उसके बीच में इसने क्या किया है, फ्लिपकार्ट नाम का टेक्स्ट लिख दिया। अगर आपको करना पड़े कभी तो यूजर क्या है, फ्लिपकार्ट पे क्लिक करके रिडायरेक्ट करेगा flipkart.com पे। तो उसके लिए उसने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाया होगा href इज इक्वल टू, और उसकी जो यूआरएल है वो उसने यहाँ पे दे दी होगी, ठीक है। जैसे flipkart.com ही ले लेते हैं, देखो। तो अब फ्लिपकार्ट का टेक्स्ट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके वो flipkart.com पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। ये अभी मेरा डू फॉलो के केस में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सर्च इंजन इसको क्रॉल नहीं करे, तो बस आपको एडिशनली यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और बढ़ाना है, rel इज इक्वल टू नो फॉलो। डू फॉलो लगाने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो मिलेगा, लगाना है तो लगा भी सकते हो आप। तो ये आप लोग नोट कर लेना। हो गया? यस सर। अब देखो ये मैंने आपको क्यों नोट डाउन करवाया, क्योंकि ये आपको आपकी वेबसाइट में भी करना है। तो भाई फ्लिपकार्ट ने, सॉरी विकिपीडिया ने नो फॉलो लगाया क्यों,
उसको क्या दिक्कत है नो फॉलो, डू फॉलो भी कर सकता था वो। तो उसने नो फॉलो इसलिए किया क्योंकि अगर वो अब उसके यहाँ जितने भी लोग अपने पेज बनाएंगे, जैसे ये तो ठीक है फ्लिपकार्ट है, अब मिंत्रा आया, मिंत्रा ने भी अपना बना दिया, उसने भी अपनी लिंक लगा दी, शॉप क्लूज आया, अमेजोन आया, तो अब इतने सारे लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं उसके डोमेन पे जाके, तो सब अपना लिंक लगाएंगे, तो उसका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सर्च इंजन उसके कंटेंट पे ध्यान ना देकर उनकी वेबसाइट को क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। मतलब अब हर एक वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, फ्लिपकार्ट को भी क्रॉल कर रहा है, तो क्रॉलर जो होता है सर्च इंजन का वो बिजी हो जाता है, तो वो आपके कंटेंट पे कम ध्यान देगा, उनकी वेबसाइट पे भी, मतलब आप समझ रहे हो कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया उसके क्रॉलर का। तो ये चीज अब आपके लिए भी तो हो सकती है कि भाई आपकी जो वेबसाइट होती है, जैसे आप ऐसे समझिए इसको कि कोई क्लाइंट हमारे पास आया, ये जैसे ये क्लाइंट आया, अब इसकी वेबसाइट का आपको एसईओ करना है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेबसाइट में थर्ड पार्टी की जो लिंक होती है, जैसे हम लोग सोशल पेजेस लगा देते हैं, जैसे ये लगा दिया इसने, फेसबुक पे लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है, तो अब आप फेसबुक पे लाइक करवा रहे हो, इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये एक लिंक ही तो है जो आपके anytravelsolution.com के साथ लिंक हो गया। हमें पता भी नहीं लगा, इनडायरेक्टली हमने फेसबुक को फ्री में एक बैक लिंक दे दिया अपने डोमेन का। देखो, तो राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ से इंस्पेक्ट किया, ये देखिए facebook.com, ये इसने लगा के रखा हुआ है। अब ये कितनी बड़ी गलती है ये, कि facebook.com का यूआरएल आपने जैसे ही लिया है, तो जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वही तो हो गया हमारे से, कि जब फेसबुक सॉरी गूगल आपके डोमेन को क्रॉल करेगा, तो वो facebook.com को भी तो क्रॉल कर रहा होगा, या instagram.com को भी कर रहा होगा, तो उनको तो फ्री में ही बैकलिंक मिल गया आपका anytravelsolution.com का, क्योंकि आपने नो फॉलो तो लगाया ही नहीं। तो अब आपसे गलती क्या हुई यहाँ पे, कि सर्च इंजन जब आपके डोमेन को क्रॉल करेगा तो साथ में वो इनको भी क्रॉल करेगा, तो अब आपका जो क्रॉलिंग है वो बढ़ गया, मतलब वो आपको और इनको साथ में क्रॉल कर रहा है। तो हमें सर्च इंजन को ये बोलना है कि इनको क्रॉल मत करो, आप सिर्फ हमारे कंटेंट पे फोकस करो, ताकि वो प्रॉपर फोकस कर सके। और ये एक तरह से हम गूगल की हेल्प भी कर रहे हैं भाई, उसका क्रॉलर इतनी बड़ी वेबसाइट है फेसबुक, फेसबुक में आप देख रहे हो मिलियंस ऑफ पेजेस है, तो वो वहां से तो कर ही रहा है, और आपके डोमेन से भी फिर से कर रहा है क्रॉल, तो वो क्या है कि फिर इसके क्रॉलिंग के चक्कर में आपको प्रॉपर क्रॉलिंग नहीं कर पाएगा, और एक तरह से पेनल्टी सर्च इंजन लगा देता है कि आप उसकी जितनी हेल्प करोगे वो आपकी हेल्प करेगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम वेबसाइट में यूजलेस थर्ड पार्टी लिंक यूज कर रहे हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, तो आप उसको नो फॉलो पे सेट करोगे, जैसे इसने यही किया है, यहाँ पे इसने गलती कर दी, ठीक है, तो उसने लगाया तो है सोशल मीडिया का, लेकिन उसने उसको नो फॉलो पे सेट नहीं किया। तो आपको बस ये करना है, href या एंकर टैग जो दिख रहा है आपको इज इक्वल टू https www.flipkart.com, इसको बस इतना करना था, तो यहाँ पे एक rel इज इक्वल टू नो फॉलो लिख देना है जाके, तो फिर वो क्या करेगा, सर्च इंजन उसको क्रॉल नहीं करेगा। आगे समझ में, क्योंकि ये जो होता है ये डेवलपर लोग करते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है इस चीजों का कि नो फॉलो और डू फॉलो का कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास जब वेबसाइट आती है तो आप अपना रोल प्ले करो उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ये एक सूरज नाथ देख रहे हो आप, डेवलप्ड बाय सूरज नाथ, अब ये सूरज नाथ कौन है, एक वेबसाइट ही होगी, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो वो हमें रिडायरेक्ट करवा के surajnath.in पे लेके गया। तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने देखो इसको भी बैकलिंक दे दिया, हमें पता ही नहीं था। तो अब एक बार देख लेते हैं कि इसको बैकलिंक मिल रही है कि नहीं मिल रही है हमारी गलती की वजह से। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, ये देखो इसमें भी इसने नो फॉलो नहीं लगाया, तो आपने उसको फ्री में एक बैकलिंक दे दिया। तो अब सर्च इंजन क्या कर रहा है, उसके डोमेन को भी क्रॉल कर रहा है आपके प्लेटफॉर्म से, और आपका क्रॉल हो रहा है। तो अब हम सूरजनाथ को अगर हमारा किसी काम का नहीं है तो हम उस पर नो फॉलो लगा देंगे जाके, हम क्यों उसको क्रॉल करवाएं अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप ऐसे हर किसी को क्रॉल करवाते रहोगे तो फिर आप कब अपने कंटेंट को कब क्रॉल करवाओगे। तो बस चीजों को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो थर्ड पार्टी जो लिंक होती है, थर्ड पार्टी लिंक का मतलब आप समझो सिंपल सा होता है, थर्ड पार्टी लिंक उसको बोलते हैं जैसे आपने जब भी आप अपने डोमेन से किसी दूसरे डोमेन पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम थर्ड पार्टी लिंक बोलते हैं। जैसे मेरा जो ओरिजिनल डोमेन है यहाँ पे वो है anytravelsolutions.com, जो मेरा वेबसाइट का डोमेन है, बट जैसे ही मैं मेरी वेबसाइट के किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सूरजनाथ पे मैंने क्लिक किया, तो वो मुझे किसी और डोमेन पे लेके जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लिंक, ओके। और इसको जो रिडायरेक्ट करने की जो प्रोसेस है, जैसे आप इस पे जो क्लिक करके और उस पेज पे जा रहे हो, इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। और इसको बनाने के लिए जो कोडिंग यूज होती है वही तो मैंने अभी आपको लिखवाई कि एंकर टैग से ये लोग करते हैं रिडायरेक्शन, मतलब हाइपर लिंक की जो प्रोसेस होती है, बस उसमें आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, नो फॉलो।
डन। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें कर ली हैं। बैकलिंक का मैंने आपको पूरा फंडा क्लियर कर दिया, इसका टेक्निकल पार्ट कैसे है, बैकलिंक कैसे लेंगे हम, उस पर भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने मतलब आज तक टिल नाउ तो हमने जो किया है उसको, जैसे वेब मास्टर भी हमने किया, कीवर्ड रिसर्च किए, कंटेंट बनाने की कोशिश की, टाइटल वगैरह ये सब लगाए उसके अंदर। तो अब जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, तो वो एक पूरा फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। और यकीन मानिए ये जो फ्लो चार्ट है ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एसईओ में मास्टर हो जाओगे। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना, जैसा मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, और ये हमेशा अपने पास रखिएगा। ओके, तो लिखिए हाउ टू डू वर्क ऑन एसईओ प्रोजेक्ट्स। आपके पास कोई भी एसईओ का कोई क्लाइंट आता है तो आपको कहाँ से उसको स्टार्ट करना है और कहाँ पे उसको एंड करना है। सबसे पहली जो स्टेप रहती है हमारी, स्टेप फर्स्ट, वो रहती है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च। सेकंड स्टेप रहेगी कीवर्ड रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च, देन सेकंड कीवर्ड रिसर्च, एंड थर्ड स्टेप रहती है कंटेंट फॉर्मेशन। कंटेंट फॉर्म करोगे आप थर्ड स्टेप में। सर कंटेंट फॉर्मेशन। कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, पहले प्रोडक्ट रिसर्च, फिर कीवर्ड रिसर्च, फिर कंटेंट फॉर्मेशन, एंड थर्ड ऑन पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऑन पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट वेब मास्टर सबमिशन। वेब मास्टर सबमिशन, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए कीवर्ड्स पोजीशन चेकर। कीवर्ड्स पोजीशन चेकर। नेक्स्ट लिखिए ऑफ पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। ऑफ पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। हेलो। यस सर। हाँ मैं आता हूँ, अभी एनीडेस्क पे आता हूँ, मेरा अभी बैच चल रहा है, मैं 5 मिनट बस है ना, मैं आता हूँ। हाँ, ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट, और ऑफ पेज ऑडिट रिपोर्ट के बाद आप लिखिए लास्ट स्टेप बैकलिंक सबमिशन। तो ये है एक प्रोसेस काम करने की, ध्यान रखना। स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस से मैंने पूरा आपको बताया। जैसे मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि एक क्लाइंट आया है मेरे पास जिसका मुझे एसईओ करना है। आप किसी कंपनी में हो, उसने आपको काम दिया कि भाई इसका आपको एसईओ करना है, एनी ट्रैवल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहला स्टेप बोला प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च इसलिए है क्योंकि आपको जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी ठीक से,
तो अब तक आप उसका कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बताया था कि हमें कीवर्ड निकालने होते हैं, या हमें काम कैसे करना है, कहाँ पे टारगेट करना है, तो ये सब आता है आपका प्रोडक्ट रिसर्च में। अभी तो ठीक है ट्रैवलिंग की एजेंसी है, कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट भी हमारे पास आ जाएंगे जिनको हमने कभी पहले सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। ओके, तो फिर आपको उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि भाई या तो क्लाइंट से पूछो, गूगल कर लो, या जो भी है, तो पूरा फुल नॉलेज ले लो, कहाँ पे सर्विस देनी है, क्या बेच रहा है वो, कितनी वेराइटीज होती हैं इसके अंदर, क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फुल नॉलेज लेने के बाद अब आपको अपनी नॉलेज का यूज करके कीवर्ड रिसर्च करना होता है सेकंड स्टेप में। कीवर्ड रिसर्च मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ आपको मुंबई में सर्विस देना है, सर्व करना है, तो आप मुंबई के हिसाब से कीवर्ड निकालोगे। तो सेकंड स्टेप में हम लोग कीवर्ड निकालते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि उन कीवर्ड्स का हमें प्लेसमेंट करना होता है, तीसरी स्टेप में कीवर्ड प्लेसमेंट। तो कीवर्ड प्लेसमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कीवर्ड कहाँ कहाँ लगता है, टाइटल में लगता है, H1 में लगता है, H2 में लगता है, कंटेंट में लगता है। तो आपके पास देखिए ये पूरी वेबसाइट आई है, अब इस वेबसाइट में आप देख लोगे कि ये टाइटल है भाई, इसमें मुझे कीवर्ड लगाना है, या कंटेंट के अंदर मुझे फिट करना है उस कीवर्ड को। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला कंटेंट फॉर्मेशन। कंटेंट फॉर्मेशन मतलब ही कीवर्ड लगाना होता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंटेंट एक कीवर्ड ही तो होता है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी लिखा है, तो ये भी अपने आप में एक कीवर्ड ही है मेरा, बट इसमें हम वो कीवर्ड कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करेंगे जो लोग सर्च कर रहे हैं, और वो मैं आपको ऑपरेशन बता चुका हूँ, H1 H2 और ये मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह में लगाओगे। अब इतना करने के बाद हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इतना करने के बाद ही हम वेब मास्टर पे चले गए और जाकर हमने वेबसाइट को सबमिट कर दिया और सर्च इंजन से बोला कि इसको सर्च इंजन में लेकर आ जाओ, बट वो प्रोसेस उस समय गलत थी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा दिया आपको कि भाई आप उसका ऑन पेज एसईओ ऑडिट रिपोर्ट निकाले। तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अभी गलत, हो सकता है भाई कहीं आपने मिस्टेक कर दी हो, कुछ चीजें आपने सही से नहीं की हो, और अगर आप डायरेक्टली गलत चीज को ही वेब मास्टर पे लेके जाओगे तो सर्च इंजन आपको जहां पे उसको रैंक में लाना होगा वहां पे रैंक में नहीं लाएगा, क्योंकि आपकी गलती के हिसाब से वो आपकी पोजीशन डिसाइड करेगा। ओके, तो वेब मास्टर पे सबमिट करने से पहले मैं क्या करूंगा, उसकी एक ऑडिट निकालूंगा। ऑडिट मतलब पूरी वेबसाइट को स्कैन करवाऊंगा कुछ टूल से, और उसमें जो गलतियां हुई हैं या हमसे कुछ चीजें मिस हो गई हैं उनको हम चेक कर लेंगे, फिर उसको सही करेंगे, फिर पूरा परफेक्ट हो जाएगा, ऑडिटिंग से पास हो जाएगा। उसके बाद हम उसको वेब मास्टर पे लेके जाएंगे। फिर वेब मास्टर आपको ऑन पेज, देखो अभी मेरा ऑफ पेज तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आप ये ध्यान रखें कि 50% एसईओ मेरा हो गया है वेब मास्टर तक। ओके, तो अब वेब मास्टर पे या ऑन पेज करने के बाद आपका कीवर्ड कहीं ना कहीं रैंक कर ही जाता है, कहीं भी रैंक करेगा, लेकिन करेगा जरूर। हो सकता है 7th पेज पे हो या 6th पेज पे हो, 5th पेज पे हो। अब 5th पेज से 1st पेज पे लाने का काम ऑफ पेज का रहता है, जो कि रेगुलर चलता रहता है। तो फिर आप अपने ऑफ पेज का ऑडिट निकालोगे और फिर वो बैकलिंक वगैरह की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। बस आप ये फ्लो चार्ट ध्यान रख लें, आपका एसईओ बहुत इजीली, बड़े से बड़ी कंपनी का आप इजीली एसईओ कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें जो चीज हम नहीं पढ़े हैं वो बात करेंगे हम। जैसे मैंने आपको देखो प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दिया है। अब नया क्या आ गया हमारा इसमें, ऑडिट रिपोर्ट। तो अब ये ऑडिट रिपोर्ट हम कल से स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ टूल्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, उन टूल से हम ऑडिटिंग निकालेंगे, तो वो सब कल से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको फिर से एक बार स्टार्टिंग से लेके अभी तक रिकॉल कर लेना, कल से हम इसका ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा अब क्लास मत छोड़िएगा, अब ये पूरा आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट के बाद मैं आपको लाइव काम दे दूंगा, फिर आप डायरेक्ट उस पर अप्लाई करोगे हर एक पॉइंट को। ओके, चलिए कल करते हैं फिर इसको। कुछ पूछना है किसी को? चलिए प्रैक्टिस करना। गुड डे।